नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें कि मूल विधि पर 3 क्लासें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज आपका चौथा क्लास मूल विधि पर रहेगा और मूल विधि पर आईपीसी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आईपीसी की जो 3 क्लासें ख़त्म हुई हैं उसमें हमने आपको बताया था कि आईपीसी कैसे अस्तित्व में आई, विधि क्या है, अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं और आपराधिक कृत्य की अवस्थाएं क्या हैं। हमने उसके अंतर्गत आपको बताया था कि जो आपराधिक कृत्य की अवस्थाएं हैं उसमें एक आवश्यक तत्व था तैयारी। तो हमने आपको बताया था कि तैयारी भारतीय दंड संहिता में कहाँ कहाँ दंडनीय है। सामान्यतः क्या है कि तैयारी दंडनीय नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे अपवादिक दशाएं हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर तैयारी यानी प्रिपरेशन को दंडित किया गया है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि जो चारों अवस्थाएं हैं आपराधिक कृत्य की वो कब कंप्लीट होती हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि पहला जो उसका आवश्यक तत्व था उसमें था कि आपराधिक जो एक अभिप्राय होना चाहिए उस व्यक्ति का जो अपराध करने जा रहा है, और उसका दूसरा है कि वह तैयारी किया हो उस अपराध के लिए, यानी कि उसने अपने संसाधन जुटाए हों जितने हैं। और उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट यानी प्रयत्न। तो प्रयत्न करने के बाद अगर उसका प्रयत्न जब तक कि सफल नहीं हुआ है तब तक तो वो प्रयत्न की श्रेणी में आता है, उसकी कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे ही उसका प्रयत्न सफल हो जाता है तैसे ही वो जो कृत्य कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपराधिक कृत्य की जो अवस्थाएँ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि धारा 1 से लेकर के 5 के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यानी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भारतीय दंड संहिता में धारा 1 से 5 तक। तो इसका उद्देशिका जो है ये कहता है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना। इसका उद्देश्य क्या है इस इंडियन पेनल कोड का, कि भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक दंड संहिता का उपबंध करना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उद्देशिका का रोल क्या होता है। उद्देशिका का रोल वहाँ आता है जहाँ पर अगर अधिनियम में कोई शब्द, अगर कोई ऐसा शब्द रख दिया गया है जिसका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल पाए, यानी संदिग्धता की, जहाँ कन्फ्यूजन की कंडीशन हो, वहाँ पर उद्देशिका का रोल अहम हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, भारतीय दंड संहिता में बस इतना ही बताया गया है कि इसका जो उद्देश्य है वो है साधारण दंड संहिता का उपबंध करना भारत के लिए। तो आपको फिर दूसरा, इसका जो पहला सेक्शन है जो कि अध्याय 1 के अंतर्गत आता है, और अध्याय 1 जो है धारा 1 से लेकर के 5 तक आता है। हमने आपको बताया था कि पूरे आईपीसी में यानी पूरे इंडियन पेनल कोड में 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। ये चीज़ आप भूलिए नहीं। और इसको जो पारित किया गया 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया था, लेकिन यह लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ था, लेकिन ये पारित हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को ही ये पारित किया गया था। तो फिर इसका जो पहली जो सेक्शन है ये बताती है कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, यानी कि इस संहिता का क्या नाम होगा, इस संहिता किस नाम से जानी जाएगी, यानी ये जो कोड है इंडियन पेनल कोड ये किस नाम से जाना जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो संहिता ये भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा है कि इसका प्रवर्तन कहाँ तक होगा, यानी कि इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका एग्जीक्यूशन हम कहाँ तक कर पाएंगे, ये कहाँ तक लागू है पूरे भारत में। तो ये जो भारतीय दंड संहिता है यानी इंडियन पेनल कोड है, तो ये पहले इसका जो था विस्तार जो था, पहले ये जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार था। लेकिन क्या हुआ कि वर्तमान में अब तक ये पूरे भारत में लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर इस जम्मू कश्मीर पर लागू ये नहीं होता था। लेकिन अभी वर्तमान जो सरकार है इसने क्या किया, जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा कि आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लेकर के उन्होंने आया, एक एक्ट लेकर के वो आए जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य में कन्वर्ट कर दिया। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया लद्दाख।
तो वहाँ पर ये आईपीसी लागू होने के पहले, आईपीसी लागू होने के अब तो वहाँ पर लागू हो गया और 31 अक्टूबर 2019 से यह जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड है ये पूरे भारत में लागू हो गया। 31 अक्टूबर, डेट याद कर लीजिए, 31 अक्टूबर 2019 से अब जो है इंडियन पेनल कोड पूरे भारत में लागू हो चुका है। इसके पहले जम्मू कश्मीर के सिवाय ही पूरे भारत पर लागू था। तो वहाँ जब आप सोच रहे होंगे कि जब जम्मू कश्मीर में अगर इंडियन पेनल कोड लागू नहीं था तो वहाँ पर कौन सी ऐसी संहिता थी या कौन सी ऐसी लॉ थी, कौन सा ऐसा एक्ट था जो वहाँ पर अपराधों को कंट्रोल करता था, किसके अंतर्गत वहाँ पर लोगों को सज़ा दी जाती थी। तो हम आपको बता दें कि इंडियन पेनल कोड लागू होने के पहले वहाँ पर एक एक्ट था जम्मू कश्मीर में, रणवीर पेनल कोड 1932। तो रणवीर पेनल कोड जो है, रणवीर पेनल कोड 1932, इसी के अंतर्गत वहाँ पर जो क्राइम होते थे वो उसी के अंतर्गत उनका विचारण होता था, ट्रायल होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसको ख़त्म कर दिया गया और ये जो इंडियन पेनल कोड है जम्मू कश्मीर यानी पूरे भारत पर लागू कर दिया गया। तो ये जो अधिनियम था, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके द्वारा 37 सेंट्रल एक्ट जो थे, जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वो एक्सेप्शनल थे, यानी कि वहाँ पर छूट थी जम्मू कश्मीर में कि ये 37 एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उनका विलोशन कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब उतने सभी एक्ट जो हैं, जितने अधिनियम हैं, अब सभी जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने लगे हैं। उसी जो 37 एक्ट है उसी में एक एक्ट है इंडियन पेनल कोड भी। तो अब हम आपको बताएंगे कि इंडियन पेनल कोड सबसे पहले इसका क्षेत्राधिकार क्या है, ये कहाँ कहाँ कैसे लागू होती है। तो इसके दो तरीके के क्षेत्राधिकार होते हैं। एक होता है कि आपका अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार यानी इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरा है बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो साथियों हम आपको बता दें कि ये जो है अंतः प्रादेशिक जो क्षेत्राधिकार है यानी इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ये धारा 2 में बताया गया है। इसमें कहा गया कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति, और व्यक्ति वर्ड में क्या है, इसमें देशी और विदेशी यानी भारतीय और गैर भारतीय, ठीक है, जो इसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर जो भारत के भीतर अगर कोई अपराध करता है तो उसका जो विचारण होगा यानी उसका जो ट्रायल होगा वो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत किया जाएगा। तो यहाँ जो पर्सन की बात की गई है, व्यक्ति यानी एवरी पर्सन, ठीक है, यहाँ ये है हर व्यक्ति यानी एवरी पर्सन। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पर्सन वर्ड में सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों कवर होते हैं, और पर्सन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि धारा 11 के अंतर्गत पर्सन को डिफाइन किया गया है कि कौन पर्सन में कौन कौन आते हैं। तो उसमें एक होता है नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल यानी एक प्राकृतिक व्यक्ति, एक कृत्रिम व्यक्ति। तो प्राकृतिक व्यक्ति हमने आपको बताया था कि नेचुरल पर्सन में हम और आप यानी मानव, और जो आर्टिफिशियल व्यक्ति है, आर्टिफिशियल हमने आपको बताया था कि उसमें डिफाइन किया गया है कि कोई भी कंपनी, कोई भी या संघ या व्यक्तियों की कोई निगमित निकाय या गैर निगमित निकाय, ये सब आते हैं व्यक्ति के अंतर्गत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एवरी पर्सन यानी कंपनी हो, संघ हो, सिटीजन हो, गैर सिटीजन हो, कोई भी व्यक्ति जो है एवरी पर्सन, सबके खिलाफ अगर वो कोई भी अपराध भारतीय क्षेत्र में अगर करते हैं, जितनी भारतीय पूरा जो क्षेत्र है, भारतीय जो सीमा है उसके अंतर्गत अगर कोई अपराध वो करते हैं उसके भीतर, तो उनका टोटल ऐसे लोगों का विचारण जो होगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया जाएगा। अब आते हैं दूसरा जो है बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसको भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 3 और 4 में इसको बताया गया है कि तो एक हो गया कि जो अंदर अपराध करेंगे, अब दूसरा है कि बाहर। अब इसको दो श्रेणी में रखा गया है, दो कैटेगरी इसकी बनाई गई है। एक है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कोई भी अपराध और किसी भी व्यक्ति द्वारा, मतलब
भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि भारत की सीमाओं से बाहर अगर कोई अपराध करता है और भले ही वह अन्य देश में, मतलब अगर वो भले ही अन्य देश में वह दंडनीय ना हो, लेकिन अगर वह जो अपराध भारत का कोई व्यक्ति अगर वो करता है तो भारत में उसका विचारण इस तरीके से किया जाएगा मानो उसने वह अपराध भारत में ही किया हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो भारत की सीमा से परे कोई अपराध करता है किंतु भारत की जो विधि है, भारत के भीतर जो विधि के अनुसार अगर वह विचारणीय अपराध करता है, जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, अगर भारत का कोई व्यक्ति है और वो अगर ब्रिटेन में अगर कोई अपराध करता है, मान लीजिए कि वहाँ कोई ऐसे सेक्सुअल संबंधी अपराध करता है कि जो वहाँ पर अफेंसेबल नहीं है, यानी वो ट्रायबल नहीं है, लेकिन भारत में है, भारत में विचारणीय है, तो अगर भले ही वहाँ इंग्लैंड में वो विचारणीय नहीं है, वहाँ उसको छूट प्रदान की गई है, लेकिन अगर भारत की विधि के अंतर्गत वह अगर विचारणीय है तो उसका ट्रायल यहाँ पर पूरी तरीके से किया जाएगा और ये माना जाएगा कि उसने जैसे उस अपराध को इंग्लैंड में नहीं बल्कि भारत में उसने किया हो। और उसके बाद आता है आपका धारा 4 आता है। तो धारा 4 जो है ये भी बताता है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी कि राज्य क्षेत्रातीत यानी राज्य भारत जो है राज्य के यानी बाहर, भारत से परे या भारत से बाहर अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो भी भारत में ही विचारणीय होगा। तो इसकी 3 दशाएं बताई गई हैं। भारत से बाहर या परे भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी कि भारत से परे या भारत से बाहर अगर भारत का कोई नागरिक अगर कोई अपराध करता है, वह भारत में अगर विचारणीय है तो उसको यहाँ पर सज़ा दी जा सकती है, उसका विचारण यहाँ किया जा सकता है और वह दंडित किया जाएगा। और दूसरा है, भारत में रजिस्ट्री की किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं किसी भी स्थान पर हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी ऐसा पोत है या विमान है, अगर वह भारत में इंडियन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है अगर उसके अंतर्गत वह अगर रजिस्ट्रीकृत है, यानी कि अगर कोई पोत है भारत में रजिस्ट्रीकृत है और वह किसी समुद्र में, पूरे विश्व में जितने भी महासागर हैं, चाहे प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, यानी हिंद महासागर हो, वो पूरे विश्व में कहीं भी भ्रमण करे, अगर वो भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत है या कोई विमान है, ठीक है, अगर वो भारत में रजिस्ट्रीकृत है और उस पर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, उस पर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, चाहे भारत के नागरिक द्वारा किया जाता हो या किसी विदेशी के द्वारा किया जाता हो, तब भी उसका जो विचारण है वो भारतीय विधि के अनुसार ही किया जाएगा, क्योंकि विधि में यह माना जाता है कि कोई पोत या विमान जो नदी में चल रहा है उसको एक द्वीप के तरीके, द्वीप एज एक टापू लिया जाता है, उसको एज ए द्वीप माना जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर वो कहीं भी समुद्र में उस पर कोई अपराध करता हो, चाहे भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक हो, तो उसका विचारण जो है भारत की विधि के अनुसार ही चलेगा और वो भारत में दंडित किया जा सकता है। तो इसी के अंतर्गत आता है प्रत्यर्पण। जो प्रत्यर्पण संधि होती है दो देशों के बीच में, कि ये माना जाता है कि अगर भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किसी विदेशी के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो ये भी हो सकता है कि उसका विचारण 2 जगह चल सकता है। भारत में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर जिस देश का वो नागरिक है वहाँ की सरकार, वहाँ की विधि में ऐसा प्रावधान है और वो सरकार भारत सरकार को विश्वास दिलाती है कि आपके लोगों के खिलाफ जो भी इसने अपराध किया है हम इसको अपने देश की विधि के अनुसार प्रॉपर तरीके से दंडित करेंगे, तो ऐसी दशा में उसका जो है 2 सरकारों के बीच में एक संधि, जिसको प्रत्यर्पण संधि कहते हैं, वो की जाती है। तो उसके बाद एक और नई धारा इसमें जोड़ी गई है, एक सब सेक्शन जोड़ा गया था इसमें जाकर के, ये जुड़ा 2008 में। इसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर बैठ करके अगर भारत के कंप्यूटर संसाधनों, जो कंप्यूटर साधन हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करके कोई अपराध करता है तो उसका भी विचारण भारत में ही किया जाएगा। यानी
कि अगर जैसे जो साइबर क्राइम बढ़ा है इस समय, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि कोई व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके भारत में जो भी कंप्यूटर, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी मैटर रखे गए हैं कंप्यूटर में, उसकी जो मेमोरी में, अगर उसको वहाँ से कोई हैक करता है, कोई उसको डिस्टर्ब करता है, कंप्यूटर साधन को अगर बर्बाद करता है कि जो कि आपराधिक कृत्य है, तो उसका भी विचारण भारत में ही किया जाएगा और भारतीय विधि के अनुसार ही उसको दंड दिया जाएगा। तो उसके बाद ये हो गया 2 सेक्शन इसमें, जो कि बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन 2 तरीके के हो गए, एक इंट्रा हो गया, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और एक हो गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो आता है अब कि ये अपराध जो ये संहिता है, जो धारा 5 बताती है कि ये संहिता कहाँ कहाँ लागू नहीं होगी। तो आपको हम बता दें कि कुछ ऐसी विधियां हैं जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती है, यानी कि कोई भारत सरकार की सेवा में कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो चाहे कोई ऑफिसर हो, सैनिक हो, नौसैनिक हो या कोई वायु सैनिक हो, यदि वह विद्रोह करता है या अभित्यजन करता है, यानी डिजर्शन अगर वो करता है, या तो उसके खिलाफ जो पहले से ही अगर किसी और अन्य अधिनियमों में दंड देने का जो प्रावधान है, उसी के अंतर्गत वह दंडित किया जाएगा। यानी जैसे कहते हैं कि आर्म्स एक्ट हो गया, या जो उसको बोलते हैं कि मतलब जो सेना में अगर कोई अपराध करता है तो मार्शल लॉ जो होता है वो उस पर लागू होती है। या कोई अगर विशेष विधि अगर है, कोई विशेष विधि अगर बनाई गई है, स्थानीय कोई विधि बनाई गई है, तो वो भी, उन पर भी उनके अंतर्गत जितने अपराधों को दंडित बनाया गया है उस पर वही विशेष विधि या स्थानीय विधि या मार्शल लॉ लागू होंगे। वहाँ पर भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड वहाँ पर लागू नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासें समझ में आई होंगी। आप कोशिश ये करिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, कोई परेशानी, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप एकदम क्लियर कट, बिना किसी संकोच के आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंप्लेंट के हिसाब से, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से हम आपको एक दूसरी क्लास भी उस पर दोबारा ले आएंगे। तो साथियों, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। किसी कारणवश हम कल एक क्लास नहीं ला पाए थे, लेकिन अब हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। कुछ हमने संसाधन नहीं थे हमारे पास, जिसकी वजह से हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।